क्या डेमोक्रेसी एक इल्यूजन है? जी हाँ, आज से 2500 साल पहले एथेंस में बैठा एक व्यक्ति कह रहा था कि डेमोक्रेसी का अंत हमेशा टायरनी में होता है। उस व्यक्ति का नाम था प्लेटो। प्लेटो के लिए डेमोक्रेसी इसलिए फेल होती है क्योंकि वहां नॉलेज रूल नहीं करती, डिजायर रूल करती है। वहां सच नहीं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वही जीत जाता है। और आज डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया है? वोट्स, स्लोगन्स, ट्रेंड्स या पॉपुलैरिटी? सवाल ये है कि क्या हम प्लेटो की भविष्यवाणी को जी रहे हैं? अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सच में दिखाई देता है? अब डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लो, दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों प्लेटो ने कहा था कि एक्सेस ऑफ लिबर्टी, वेदर इन स्टेट्स और इंडिविजुअल्स, सीम्स ओनली टू पास इनटू एक्सेस ऑफ स्लेवरी। तो क्या प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। Democracy is a system of government in which the right to govern lies with the people. Traditionally, democracy referred to political system in which the people directly participated in the decision making. Today, however, the term includes governments in which the people exercise their authority either directly or indirectly through elected representative. और प्लेटो कहता है कि आपकी डेमोक्रेसी इल्यूजन है। कैसे? हम समझेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। आखिर प्लेटो डेमोक्रेसी को इल्यूजन क्यों कहता है? प्लेटो ये क्यों कहता है कि डेमोक्रेसी का आउटकम टायरनी में होता है? प्लेटो क्यों कहता है कि डेमोक्रेसी में हर डिजायर को बराबरी का हक मिल जाता है, चाहे वह डिजायर सही हो या खतरनाक? दोस्तों, 26 जनवरी आने वाला है, यानी कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। पर क्या आज वास्तव में इंडिया में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी प्रॉपर काम कर रही है? चलिए आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे प्लेटो को, मॉडर्न डेमोक्रेसीज को और अल्टीमेटली इंडिया को। प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी में हर डिजायर को बराबरी का हक मिल जाता है, चाहे वह डिजायर सही हो या गलत या खतरनाक। योग्य और अयोग्य को इक्वल पॉलिटिकल वेट मिल जाता है, चाहे वह डिसिप्लिन्ड हो या कैओटिक हो, वाइज हो या फूलिश हो। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कैसे? प्लेटो का मानना था कि स्टेट चलाने के लिए स्किल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट। वैसे ही स्टेट के लिए हमेशा एक ट्रेन्ड माइंड की आवश्यकता होती है। पर डेमोक्रेसी में पॉपुलैरिटी ज़्यादा काम करती है, रैशनैलिटी नहीं। और वास्तव में ये सच है कि जहाँ तक आज डेमोक्रेटिक सिस्टम को एनालाइज करेंगे, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड या बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड को हम एनालाइज कर लें, तो हमें समझ में आता है कि आज डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो हैं उनका इलेक्शन रैशनैलिटी के बिहाफ पे नहीं, पॉपुलैरिटी के बिहाफ पर होता है, इमेज के बिहाफ पर होता है, सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस के बिहाफ पर होता है। अब लेटेस्ट जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटीज़ ने दुनिया को एक ऐसे पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले फ्यूचर में हमारी दुनिया का भविष्य क्या है। हमें ये लगता था कि जो अमेरिका है वो अभी तक उन नेशंस को टारगेट करता है जो कि या तो उसकी बात नहीं मानते, या उनके पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, जैसे चाइना, रसिया वगैरह। बट जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर विवाद शुरू किया तो हमें ये समझ में आता है कि अमेरिका अब अपने अलाय कंट्रीज के अगेंस्ट भी खड़ा हो जाएगा क्या? सोचने वाली बात। एनीवेज, तो आज वास्तव में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वोट्स, स्लोगन, ट्रेंड्स और पॉपुलिज्म, क्या यही डेमोक्रेसी है? जो ज्यादा बोले, लच्छेदार भाषण दे, वही लीडर है? पब्लिक के इमोशंस पर कंट्रोल, सत्ता पर अधिकार। पब्लिक यानी वोट, पब्लिक सिर्फ वोट बैंक है। क्या यही डेमोक्रेसी है? कोई भी व्यक्ति हो, वो इन्फॉर्म्ड हो या मैनिपुलेटेड हो या सिर्फ इमोशंस से चलने वाला, डेमोक्रेसी में सभी इक्वल हैं।
यहाँ पर देखना होगा कि क्या मेजॉरिटी नॉलेजफुल है, क्या मेजॉरिटी इंटेलेक्चुअल है। नहीं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिज़ायर के बेसिस पर काम करती है और डिज़ायर हमेशा इमोशंस से डेवलप होती हैं। और यदि पब्लिक इमोशंस से डिसाइड करेगी तो वास्तव में डेमागॉग ही लीडरशिप में आएगा। डेमागॉग का मतलब होता है एक बुरा नेता या दुर्जनों का नेता। और सत्ता जब डेमागॉग के हाथ में चली जाएगी तो फिर शुरू हो जाएगा एक दौर जहां बौद्धिकता पर भक्ति भारी हो जाएगी, राष्ट्र पर व्यक्ति प्रधान हो जाएगा, फेक न्यूज और डेड माइंड्स तैयार होंगे। जैसे कि इंडिया में भावनात्मक राष्ट्रवाद जनता पर भारी पड़ने लगेगा और अल्टीमेटली सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस हमारे सामने इमर्ज होके आएंगे। क्या वास्तव में 26 जनवरी को जो हम डेमोक्रेसी रिपब्लिक के पर्सपेक्टिव से जश्न मनाते हैं, रियलिटी में हमारे इंडिया में आज के टाइम पर डेमोक्रेसी है? और यदि है तो क्या प्रॉपर काम कर रही है? प्लेटो कहता है कि फ्रीडम जब लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो डेमोक्रेसी का अंत शुरू हो जाएगा। देखो क्या होता है कि फ्रीडम हमेशा ड्यूटीज के साथ आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम तो दे दी तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीडम के हमेशा साथ में ड्यूटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, फंडामेंटल राइट दिया गया है, बट उसके साथ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हमारी ये मोरल ड्यूटी हो जाती है कि हम समाज में, देश में कुछ वैसा ना बोलें जो मोरली करेक्ट ना हो, जैसे कि हेट स्पीच। बट हेट स्पीच तो यहाँ पर लीडर्स ही दे रहे हैं। यहाँ पर नेता ही हेट स्पीच का पब्लिक मंच से हेट स्पीच दी जा रही है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ वोट को हाईजैक करने के लिए, वोट को कंसोलिडेट करने के लिए। वोट को कंसोलिडेट करने के लिए सोसाइटी में एक रिफ्ट क्रिएट की जा रही है, समाज में दरारें बनाई जा रही हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है वास्तव में? क्या ऐसा नहीं लगता कि लोग फ्रीडम को मिसयूज करते हैं? क्या इससे लॉ कमजोर नहीं होता? यदि लीडर रैशनल ना हो तो क्या डेमोक्रेसी रह जाएगी? इसका आंसर तो आप ही लोग जानते होंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमरजेंस जो कि पहले पब्लिक को डराए और फिर डर का यूज करे, जिससे कैओस क्रिएट हो और कैओस टायरनी में बदल जाए। डेमोक्रेसी का पाथ कहीं टायरनी की तरफ जाने लगता है। एग्जाम्पल अमेरिकन इलेक्शन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन इलेक्शन, फियर फ्रॉम माइनॉरिटी। इसके अलावा डेमोक्रेसी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, ग्लोरियस पास्ट, सोशल मीडिया पर बाइस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ फेक न्यूज़ के जरिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जिसका यूज़ फियर के लिए होता है। फियर को बनाए रखने के लिए, हायर नेशनलिज्म और फियर से फ्री करने के लिए, डर से मुक्त करने के लिए एक सुपरनेचुरल डिवाइन पॉलिटिशियन, जिसे हमेशा सेलिब्रिटी के रूप में दिखाया जाएगा, सेलिब्रिटी बनाए रखा जाएगा। इसीलिए प्लेटो कहता है कि तुम्हारी डेमोक्रेसी है इल्यूजन। क्या लगता है, इंडिया में सच में डेमोक्रेसी है? दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्योंकि हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन पूरे देश में देशभक्ति जाग जाती है। बट क्या हमारा देश, क्या इंडिया सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? और यदि डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के बिहाफ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर जो हमारे पास राइट्स हैं, क्या हम उनका देश के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर पर्सनल प्लेजर के लिए, पर्सनल डिज़ायर्स के लिए? प्लेटो यही कहता है कि जब फ्रीडम एक्सेस होती है तो वो हमेशा टायरनी में चेंज हो जाती है, टायरनी में बदल जाती है। प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट डाइंग, बल्कि ये अपने आप को ही धीरे धीरे खा जाती है। जब हम बात इंडिया की करते हैं तो वास्तव में इंडिया की डेमोक्रेसी एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़ी हो गई है जहाँ पर हमें ये तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअली में वो वर्क कर रही है। कुछ ऐसे कंसर्न्स इंडिया में दिखाई देते हैं जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को धीरे धीरे वीक कर रहे हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमने देखा है कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मोनार्की का कंसेप्ट है या फिर फासिज्म का। कैसे मैं कह रहा हूँ, इंडिया एक यूनियन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो हमें वहाँ दिखाई देता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन दोनों के बीच में कार्यों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन और पॉलिटिक्स का विभाजन कॉन्स्टिट्यूशन में
उल्लेखित है। बट धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज लेकर आई जा रही हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बढ़ाने वाला है। जैसे सबसे पहला जीएसटी। जब स्टेट्स में इकोनॉमिक पावर ही नहीं रहेगी तो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपने आप को रन कर पाएंगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि हमारे फेवर वाली गवर्नमेंट होगी तो स्टेट की गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा, और यदि हमारे विरोध में हमारे विपक्षी पार्टी की कहीं पर सरकार होगी तो वहां किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका मिसयूज, जैसे ईडी, सीबीआई। बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जहां पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है, दूसरे दिन वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाती है। मतलब एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग समझें कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि महाराष्ट्र में उन्होंने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, बट अल्टीमेटली 2 दिन बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति जो सत्ताधारी दल है उसमें शामिल हो जाता है, उनके साथ अलाइन कर लेता है और फिर गवर्नमेंट में हरा हरा। इसके अलावा अटैक ऑन इंस्टीट्यूशंस, हम देख रहे हैं कि इंडिया में इंस्टीट्यूशंस पर धीरे धीरे अटैक्स बढ़ रही है। जैसे सबसे पहला 2015 में जब सत्ताधारी दल ने, जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है, उसने सबसे पहला अटैक किया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर, जहां पर हमने देखा था कि इन्होंने एक कमीशन लेकर आए थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्तियों में सरकार का पार्टिसिपेशन भी होगा। तो ये सबसे बड़ा अटैक था। इसके अलावा दूसरी एजेंसीज को, जैसे ईडी है, सीबीआई है, हमने अभी एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट किया जाना, वो हम देख रहे हैं। उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आंखों पे हम पर्दा डाल लें और फिर ये मान के चले कि हाँ डेमोक्रेसी तो है और बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है वो है 3 लेयर्ड पॉपुलिज्म। ये 3 लेयर्ड पॉपुलिज्म क्या है? समाज में यदि हम देखें तो वास्तव में मोटा मोटा समाज 3 भागों में बटा हुआ है। एक वो है लोअर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास और उसके बाद है अपर क्लास। इन तीनों को जो रिक्वायरमेंट है यदि वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो वहां पर 3 लेयर्ड पॉपुलिज्म की कंसेप्ट अप्लाई हो जाती है। जैसे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए उनकी डेली नीड्स। अब आप उनके पास देख लो, सोशल वेलफेयर के नाम पर पॉपुलिज्म का कंसेप्ट। सोशल वेलफेयर ये होता है कि जो व्यक्ति पिछड़ा है, जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति असहाय है, जो व्यक्ति कमजोर है, उसे मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए कुछ ऐसे उपाय करना, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आना, कुछ ऐसी स्कीम्स को लेकर आना कि जो लोअर क्लास का या जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो मेन स्ट्रीम में आ सके। लेकिन पॉपुलिज्म का कंसेप्ट क्या है? पॉपुलिज्म कहता है कि उस व्यक्ति को वैसी चीज़ें, वैसी सुविधाएं दे दी जाएं ताकि वो एक वोट बैंक की तरह किसी वोट बैंक में परिवर्तित हो जाए। बात समझ में आई? यानी कि हम उनको वो चीज़ें दे देंगे, जो लोअर क्लास है उनको वो चीज़ें दे देंगे जो उनको वोट बैंक में तब्दील कर सके। जैसे कि हमने डायरेक्ट पेंशन दे दी, अभी आप लोगों ने बिहार के इलेक्शन में देखा होगा। मतलब ये तो सीधा सीधा ब्राइबरी हुआ ना कि वोट देने के लिए, जैसे मैं ये नहीं कहता कि वुमेन्स को पैसे देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना गलत है, बट आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका वोट बैंक ना रह जाए। उसका आउटकम क्या है? जो हमने पैसा ट्रांसफ़र किया उसका क्या बेनिफिट उसके परिवार को हुआ, क्या बेनिफिट उसको हुआ? तो ये सारी चीज़ें भी इसके दूसरा पर्सपेक्टिव इसका होता है। मतलब आप पैसे लो और वोट दो। जो अनएथिकल है, जो दारू और मुर्गे वाला सिस्टम चलता है वो तो अलग ही है। इसके अलावा जो दूसरा लेयर आता है, जैसे हमारा मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास वर्तमान इंडिया में, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में वो ऐसा क्लास है जिसको बाकायदा अफीम चटाई गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्राउड, ट्रेडिशनल प्राउड के नाम पर। मतलब हमारे सभ्यता पर हमें गर्व करना है। सभ्यता पर गर्व करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सभ्यता को समझना पड़ेगा। यदि आज से 5000 साल पहले या 2000 साल पहले, 3000 साल पहले इंडिया में जैन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी या फिर सांख्य दर्शन क्या कह रहा था, प्रकृति पुरुष के बारे में क्या कह रहा था, चेतना की बात कर रहा था, तो आज का उस गर्व से क्या संबंध है? हमें पता है कि
हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है, वो दुनिया में सबसे यूनिक है, सबसे सबसे समृद्ध है। बट आज उस पर गर्व करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं। सिर्फ गर्व करके उसको जानना ज़रूरी है। उसके आधार पर समाज में विचार, चिंतन, तर्क वितर्क, वाद संवाद आवश्यक है। गर्व करना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो मिडिल क्लास की स्थिति वास्तव में वैसी है अभी इंडिया में, जैसे वो आपने चक्की देखी होगी ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उसके बीच में जब गेहूं जाता है ना, वो पिस जाता है। बिल्कुल मिडिल क्लास वही है इंडिया, है ना। जो ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही है ना, उसका असर भी मिडिल क्लास पर ही पड़ने वाला है। तो 3 लेयर्ड पॉपुलिज्म में क्या आता है? पहला हमने देखा, जो सबसे लोअर लेवल पे, उनको वो चीज़ें देना ताकि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएं। मिडिल क्लास जो है, उनको वो चीज़ें देना ताकि वो भी वोट बैंक में तब्दील हो जाएं। तो वहाँ पर हमने वो चीज़ें दी जो जैसे आर्थिक सहायता हो गई, जैसे उनके लिए घर बनवाना हो गया, जैसे उनके लिए फ्री मेडिसिन हो गई, फ्री ट्रांसफ़र हो गया। अब तो सीधे ब्राइबरी होने लगी ना, पैसे दो और वोट लो। मिडिल क्लास को हमें क्या देना है? मिडिल क्लास को हमें वो देना है, गर्व देना है, हमें विश्व गुरु वाली चीज़ें देनी है, हमें एक सेलिब्रिटी को दिखाना है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं। जैसे अमेरिका में रोते हुए लोग दिखा दिए, तो हमें ये दिखाना है मिडिल क्लास को कि वो मतलब अभी गोल्डन एज में चल रहे हैं, है ना। गोल्डन एज क्या है, इस पर चर्चा नहीं होगी। आपके एजुकेशन पर बात नहीं होगी, आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ पर बात नहीं होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है, आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपको क्या गवर्नमेंट दे रही है, आपसे टैक्स लेने के बदले आपको मिल क्या रहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी। बुनियादी चीज़ों पर, बुनियादी आवश्यकताओं पर बात नहीं होगी। जैसे पेट्रोल है, आज भी 106 रुपये लीटर है ना। बट रशिया से, ईरान से हम सस्ता तेल ले रहे थे, हमने वो बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा वो तेल जो सस्ता आ रहा था, उसको इंडियन पब्लिक को उसको क्या फ़ायदा मिल रहा था उस सस्ते तेल से। कमेंट करें आप लोग। फिर उसके बाद आता है जो अपर क्लास है। अपर क्लास को क्या चाहिए? बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, सीधा वहाँ हिसाब किताब है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। यानी कि आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दो, आपको उसके बदले वो सुविधा मिलेगी, वो व्यापार मिलेगा, वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको बिजनेस में, आपके व्यापार में, या आपको सीधी बात यह है कि आपकी पूंजी में जो ग्रोथ करे। तो ये 3 लेयर्ड पॉपुलिज्म है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा है, दिन भर चलता रहता है। गवर्नमेंट मीडिया को विज्ञापन देती है, मीडिया आपको वो परोस के देता है जो रियलिटी है ही नहीं। अब आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि गुड़गांव में एक लड़के की मौत हो गई। ये है इंडिया कि वहाँ पर NDRF, SDRF की टीम खड़ी है, मतलब जो पूरी रेस्क्यू टीम है वो खड़ी है, बट वो लड़के की आके अल्टीमेटली उस लड़के की मौत हो जाती है पानी में डूबने से। ये है इंडिया। कुंभ के मेले में बहुत सारी मौतें होती हैं, ये है इंडिया। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ऐसा कुछ है भी। मतलब एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो करो कि कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ कमी रह गई, नहीं, कुछ है ही नहीं, सब अच्छा है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल्स को दबाना, फासिज्म का सबसे की पॉइंट जो है वो यही है कि जो बुद्धिजीवी है उसको आप हमेशा टारगेट करते रहो और उसको एंटी नेशनल बताते रहो। जब आपका बुद्धिजीवी आप पर सवाल उठाएगा, आप पर क्वेश्चन रेज करेगा, तो आप उसको एंटी नेशनल बोल दो, आप उसको एंटी रिलीजन बोल दो। ये होता है इंटेलेक्चुअल्स को खत्म करना। इसके अलावा आता है नेशनलिज्म और पॉलिटिशियन की भक्ति, दोनों में फ़र्क होता है। आप किसी राजनेता को पसंद करते हैं, आपका पर्सनल चॉइस है, आप उसमें राष्ट्रवादी हैं या नहीं, ये दोनों में फ़र्क होता है। नेशनलिज्म क्या है? ये अलग चीज़ है। दोनों के बीच की जो बारीक सी लकीर है, यदि वो खत्म कर दी जाएगी, यदि आपको किसी पॉलिटिशियन का विरोध करेंगे, कुछ सरकार के खिलाफ कुछ आप सवाल उठाएंगे, यदि ऐसा कहा जाए कि वो तो एंटी नेशनल है, तो ये नेशनलिज्म नहीं है, एक जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म कहलाता है। अंध राष्ट्रभक्ति, प्राउड ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभ्यता पर, संस्कृति पर, जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, उन पर प्राउड करना, उन पर गौरव करना, उससे आज की समस्याएं
आज के सवाल खत्म नहीं हो जाते। सिविलाइजेशनल डिग्निटी, यानी कि जब हम अपनी सिविलाइजेशन को अपनी डिग्निटी का मामला बना लेते हैं, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सिविलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। जैसे जैसे समाज की परिस्थिति बदलती हैं, सिविलाइजेशन में चेंजेस आते रहते हैं। ये बात और है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है कि इंडिया जो सिविलाइजेशन है, उसका सेंटर पॉइंट, उसका जो बेस है, जो उसका पिलर है, उस पर अभी भी खड़ी हुई है। बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी सिविलाइजेशन बदल चुकी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशन सबसे बेस्ट है। हाँ, बहुत सारी सिविलाइजेशन से अलग है हमारी सिविलाइजेशन, बट उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी उसमें समस्याएं हैं जिनको आज कंसीडर किए जाने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक स्वस्थ चर्चा होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है सिविलाइजेशन की डिग्निटी किसी व्यक्ति की डिग्निटी हो जाए, या जो वर्तमान भारत है उसकी डिग्निटी पर आ जाए। ये तो गलत है। अल्टीमेटली नेशन इज इक्वल टू पर्सन। एक व्यक्ति को जब हम राष्ट्र बना दें, एक व्यक्ति को जब हम राष्ट्र के बराबर खड़ा करते हैं, तो यहाँ से हमारा राष्ट्र और हमारा पर्सन दोनों ही खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लेटो साफ कहता है कि सच का फैसला बहुमत से नहीं होता, सच का फैसला कठिनाइयों से, कठिन तरीकों से होता है। प्लेटो कहता है कि लोकतंत्र तब मरता है जब नागरिक सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देता है। प्लेटो कभी भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं था, वह इग्नोरेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि रिपब्लिक डे आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया का सिटीजन सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, सोचेगा, वास्तविकता पर बात करेगा, ना कि विश्व गुरु का डमरू बजाएगा। थैंक यू।